गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं इस अध्याय का। दिशा के साथ चाल को अगर व्यक्त करें तो उसको क्या कहेंगे? दिशा के साथ चाल को व्यक्त करना वेग कहलाता है। यानी दिशा के साथ में अगर हम चाल को व्यक्त कर देते हैं तो उसको हम वेग कहेंगे। वेग की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं। देखो, इकाई समय में तय की गई दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। ये परिभाषा है चाल की। लेकिन निश्चित दिशा अगर शब्द हम इसको जोड़ते हैं फिर ये वेग की परिभाषा बन जाती है। यानी चाल की और वेग की परिभाषा में एक निश्चित दिशा का ही अंतर है। इसमें दिशा जोड़ दी साथ में तो हम उसको वेग कहेंगे। अगर दिशा हम नहीं जोड़ेंगे साथ में या दिशा का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो चाल कहलाएगी। दोनों का मात्रक भी एक ही है। वेग का अंतरराष्ट्रीय मात्रक यानी ऐसा मात्रक है ms की घात -1 का मतलब होता है मीटर बटा सेकेंड। मीटर बटा सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड ये वेग का मात्रक है। अब लेते हैं औसत वेग। तो वेग भी घटता बढ़ता रहता है। जैसे चाल घटती बढ़ती रहती है, दैनिक जीवन में एक सार चाल से वस्तु नहीं चलती हैं, उनकी चाल घटती बढ़ती भी है। इस तरह वेग भी घटता बढ़ता रहता है। तो औसत वेग कैसे निकालेंगे? यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, एक समान रूप से वेग या तो घट रहा है या बढ़ रहा है, कोई सा भी परिवर्तन हो सकता है, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग का माध्य ज्ञात करके, दोनों वेगों का माध्य ज्ञात करके औसत वेग प्राप्त किया जाता है। यानी सूत्र क्या बनेगा? औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। यानी इसको सूत्र के रूप में से देख सकते हैं। v यानी वेग या वेलोसिटी, वेग को अंग्रेजी में वेलोसिटी कहते हैं। ए का मतलब एवरेज, औसत। तो औसत वेग कैसे निकालेंगे? u यानी शुरुआती वेग, वस्तु शुरू में किस वेग से चल रही थी और अंत में उसका वेग कितना था, ये v अंतिम वेग कहलाता है, u प्रारंभिक वेग कहलाता है। यह आपको ध्यान रखना हमेशा के लिए। u यानी प्रारंभिक वेग, v यानी अंतिम वेग, दोनों वेगों को जोड़ करके 2 का भाग लगा दिया, औसत वेग आ गया। यानी इनका माध्य औसत वेग कहलाएगा। तो हम इस तरह से औसत वेग निकाल सकते हैं। अब अपनी किताब में प्रश्न 110 के कुछ प्रश्न हैं। जैसे एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? क्यों भाई? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण द्वारा समझाइए। अगर आप कह रहे हैं हाँ तो क्या वस्तु कोई दूरी तय करती है तो उसका विस्थापन शून्य हो सकता है क्या? आपको इससे पहले वाले इस भाग में बताया था, यानी कल हमने बताया था कि एक सीधी सरल रेखा खींच करके इस तरह, और इसके ऊपर ये बिंदु हमने वो मान लिया शुरुआती बिंदु और ये अंतिम बिंदु मान लिया ए। अब मान लीजिए ओ से वस्तु ओ बिंदु से चल कर गई है ए पर, उसने कुछ दूरी तय करी है और जितनी दूरी तय करी है उतना ही उसका विस्थापन होगा, क्योंकि पहले की अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो दूरी भी उतनी तय करी है, ये 60 मीटर था और दूरी भी उतनी तय करी है और विस्थापन भी उतना ही होगा। तो मान लीजिए वस्तु ओ बिंदु से चल के ए पर गई है, 60 मीटर की दूरी तय करेगी और वस्तु फिर वापस ए से चल करके ओ पर आ गई तो 60 मीटर दूरी और तय कर दी। तो दूरी तो कुल हो गई 60 + 60 120 मीटर। लेकिन विस्थापन क्या होगा? अब उसका विस्थापन हो जाएगा 0, क्योंकि विस्थापन क्या कहता है? प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो वस्तु प्रारंभिक यहीं से हुई थी, यहीं से चल कर गई थी और लौट करके यहीं पर आ गई, तो बताइए प्रारंभिक अवस्था भी यही होगी और अंतिम अवस्था भी यही होगी, दोनों के बीच की दूरी होगी 0, तो विस्थापन 0 हो सकता है।
तो इस तरह से आप कॉपी से पहले बताया तो उसके आधार पर सवाल का उत्तर देंगे। अब दूसरा सवाल देते हैं। ये सवाल अपना, एक किसान 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा रेखा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। यानी किसान का जो खेत है वर्गाकार है और उसकी भुजा है 10 मीटर 10 मीटर, इस तरह से चारों भुजाएं 10-10 मीटर की हैं। और यानी अगर हम देखें, ये जो दूसरा सवाल है, एक किसान 10 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत के चक्कर लगाता है। तो मान लीजिए ये किसान का खेत है और ये 10 मीटर, ये भुजा भी 10 मीटर और ये भुजा भी 10 मीटर और ये भुजा भी 10 मीटर है। अब किसान इसके चक्कर लगाता है, इसको एक बिंदु मान लिया, यहाँ से उसने चक्कर लगाना शुरू किया और इस तरह से ये किसान का खेत है। अच्छा, वर्गाकार खेत की सीमा रेखा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है और 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन को ज्ञात करना है। विस्थापन की मात्रा, विस्थापन का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे, देखिए कुल समय कितना है। एक चक्कर लगाने में लिख दिया, एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 40 सेकंड। एस का मतलब सेकंड है और कुल समय बराबर 2 मिनट है। सबको सेकंड बदलना पड़ेगा। 2 गुना 60 कर दिया, सेकंड कर दिया, एस कर दिया, सेकंड कर दो और 20 सेकंड ऊपर और है। 2 मिनट और 20 सेकंड लेता है। तो कुल समय कितना हो गया? ये 60 गुना 120 और 20 कितने हो गए? 140 सेकंड बन गए इसके। कुल समय लग गया 140 सेकंड का समय लिया उसने और एक चक्कर लगाता है 40 सेकंड का। तो बताइए वो उसका विस्थापन क्या होगा? तो यहां पर लेते हैं चक्करों की संख्या बराबर कैसे निकालेंगे? कुल समय और एक चक्कर में लिया समय, ऐसे निकाल सकते हैं हम। चक्कर की संख्या, कुल समय और एक चक्कर में लिया समय। तो कुल समय होगा 140 और एक चक्कर में लगा समय लिया 40 सेकंड। शून्य से शून्य कट गई और इस तरह से अब 14 में 4 का भाग अगर लगा के देखें तो 4 के 12 और बच के 2, तो बराबर आ गया 3 सही 2/4 या 3 सही 1/2। इस तरह से होगा 2/4 या 3 सही 1/2। कितने चक्कर लगे? 3.5 चक्कर लगाए उसने। 3 चक्कर पूरे और चौथा चक्कर आधा ही लगा। तो देखिए यहां पर आ जाएगा तो बराबर कितना हो गया? 3 सही 1/2 चक्कर। अब उसने देखो यहां से चक्कर लगाना शुरू किया, यहां से यहां तक एक चक्कर, फिर एक दूसरा चक्कर और एक तीसरा चक्कर और चौथा चक्कर आधा रह गया। आधा का मतलब यहां भी इस भुजा को पार कर गया, इस भुजा को पार करके यहां खड़ा होगा किसान, अर्थात सी बिंदु पर पहुंच गया। तो हम यहां पर कह सकते हैं अतः चौथा चक्कर आधा ही है, आधा ही लगा। अतः किसान अंत में सी बिंदु पर स्थित है और सी बिंदु पर स्थित है। तो विस्थापन किसको कहते हैं?
यानी विस्थापन कहते हैं प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम बिंदु सी। यहां पर अंत में खड़ा है प्रारंभ बिंदु या प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था या प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को हम कहते हैं विस्थापन। तो विस्थापन का मतलब ये वर्गाकार खेत का हमें विकर्ण ज्ञात करना होगा और विकर्ण ज्ञात करेंगे तो हम उसकी दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से हम उसके विस्थापन को ज्ञात कर सकते हैं, तो इस प्रकार से हम इसका विकर्ण ज्ञात कर लेंगे। विकर्ण कैसे ज्ञात किया जाता है? विकर्ण कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर इतना कर देंगे और प्लस लंब का स्क्वायर इस तरीके से। तो कर्ण का स्क्वायर, अब इसमें देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है? AC, AC का स्क्वायर बराबर आधार को मान लिया AB, AB का स्क्वायर इसको मान लिया, लंब मान लिया BC, BC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर बराबर ये तो हो गया, ये भुजा तो होगी 10 का वर्ग और ये भुजा भी 10 है, 10 का वर्ग और ये होगा 100 + 100 और इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 200। इस तरह से हमें AC निकालना है ओनली, तो इसको अंडररूट करेंगे या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या AC बराबर ये हो गया 10 × 10 × 2। अगर इसको ऐसे लिख दे तो भी वही बात है, 200 थे 10 250 और 100 थे 200, हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका तो वर्गमूल आ जाएगा, ये जो इसका वर्गमूल आ जाएगा 10, AC बराबर हो गया 10 और इसका 2 का वर्गमूल निकालना बाकी है, तो इतने मीटर आ जाएगा। अगर इसको निकालना चाहो तो उत्तर क्वांटम में आ जाएगा, नहीं तो इसका जो विस्थापन है वो 10√2 आ जाएगा। इस तरह से हम इसका विस्थापन ज्ञात कर लेंगे। अब इसके बाद में एक सवाल और है, विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है? कौन सी बात सही है? यह शून्य नहीं हो सकता, विस्थापन शून्य हो सकता है। अगर वस्तु जहां से चल के गई है और लौट के वहीं आ गई तो विस्थापन शून्य जरूर हो जाएगा। और दूसरा सवाल है, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है? नहीं, ये भी गलती है, ऐसा नहीं होता, यानी यह शून्य नहीं हो सकता, ये भी गलत है। और इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक, विस्थापन दूरी से अधिक कभी भी नहीं हो सकता। दूरी के बराबर हो सकता है या फिर दूरी से कम हो सकता है, तय की गई दूरी से अधिक विस्थापन कभी भी नहीं होगा। तो दोनों ही बातें गलत है इस तरह से। तो इस तरह से ये जो प्रश्न 110 के सवाल थे। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ और सवाल देखते हैं 112 पेज के जो प्रश्नों पर सवाल आ रहे हैं। चाल और वेग में क्या अंतर है? चाल के साथ दिशा नहीं बदली जाती, वेग के साथ में दिशा को बदलना पड़ता है, यह अंतर हो गया। जबकि मात्रक दोनों में समान ही है, वो समानता है। किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होता है? यानी दूसरा जो सवाल है, यानी किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत चाल का परिमाण उसके औसत वेग के बराबर है, अर्थात दोनों बराबर हैं। तो इसमें आएगा जब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, जब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा उसका विस्थापन दोनों बराबर हो और वस्तु का विस्थापन दोनों बराबर हो, वस्तु का विस्थापन दोनों बराबर हो और एक बात और है, साथ में वस्तु असमान वेग से गति कर रही हो या
वस्तु सरल रेखा में असमान चाल से गतिमान हो तथा वस्तु सरल रेखा में असमान चाल से गतिमान हो तो क्या होगा? तो औसत वेग का परिमाण और औसत चाल आपस में बराबर होंगे। यानी तय की दूरी कितनी है? जैसे ये बिंदु है, ये वो बिंदु है, ये बिंदु है। अब इसमें क्या कह रहा है कि जैसे यानी वस्तु द्वारा तय की दूरी, ये मान लीजिए 60 मीटर यहां तक। अब उसने दूरी तय की वस्तु यहाँ वो भी दूसरे बिंदु पर आई, 60 मीटर दूरी तय कर ली और वस्तु का विस्थापन कितना ही है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। तो इस तरह से अब मान लीजिए ये इसको 60 मीटर को घटा दो भले, ये जैसे मान लीजिए x मीटर दूरी है और ये t समय है, यानी समय बराबर t ले लिया तो चाल कितनी होगी? यानी चाल बराबर दूरी कितनी ले रहे हैं हम? x मीटर और दूरी में समय का भाग लगा देंगे तो ये तो आगे चाल भी इतनी है, x मीटर के बराबर है और विस्थापन भी x मीटर के बराबर है। अगर वेग निकालेंगे, वेग बराबर ये हो जाएगा x बटा t। इस तरह से क्यों कि चाल भी क्या नाम दूरी भी, चाल निकालने की दूरी चाहिए और वेग निकालने के लिए विस्थापन चाहिए। तो दूरी भी x है, यहां लिख देता हूं दूरी बराबर x मीटर और विस्थापन बराबर x मीटर और समय t सेकंड और इसमें भी समय t सेकंड। तो देखिए वेग तो निकलता है विस्थापन से और चाल निकलती है दूरी से। तो ये तो होगा विस्थापन, ये तो विस्थापन है और ये दूरी कह सकते इसको। तो इस तरह से दोनों बराबर हो गए। तो इस तरह से ये इसको उत्तर आएगा। अगला सवाल है इसमें, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? एक तो होता है स्पीडोमीटर जो स्पीड नाप के बताता है। जो गाड़ियां होती है, बाइक होती है, 4 पहिए गाड़ी होती है, उनमें 2 तरह के मीटर लगे होते हैं। एक तो स्पीड को ज्ञात करता है, यानी उस गाड़ी की चाल क्या है, वो तो स्पीडोमीटर है। और दूसरा है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर दूरी को ज्ञात करता है, दूरी ज्ञात करता है। यानी ओडोमीटर होता है गाड़ी का, वो दूरी ज्ञात करने का काम आता है कि वस्तु कितनी दूरी तय करके वहां अपने दूसरे पॉइंट पर पहुंची है, दूसरे बिंदु पर पहुंची है। इस तरह का एक सवाल और है ये कि ये 5 सवाल में 5 और इसमें है एक प्रयोग और अंतरिक्ष यान से सिग्नल, एक आकाश में अंतरिक्ष यान है और वो सिग्नल भेज रहा है पृथ्वी पर। सीधी बात ये है कि अंतरिक्ष में कोई यान है और वो सिग्नल प्रकाश के द्वारा भेजा जाता है। एक तरह का प्रकाश होता है और उसको 5 मिनट लग जाते समय। तो पृथ्वी पर स्टेशन है, उस पर उसकी और अंतरिक्ष यान की दूरी, बीच की दूरी ज्ञात करवाई है। दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? तो देखिए, और इसमें ये नीचे ब्रैकेट में दे रखा है हिंट के तौर पे कि प्रकाश की चाल इतनी है। तो देखिए प्रकाश की चाल या सिग्नल की चाल, प्रकाश की चाल बराबर होगी 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। इसको मीटर प्रति सेकंड कहते हैं। और कुल
कुल समय कितना लगा, कुल समय लगा 5 मिनट लगे, तो 5 को 60 से गुणा कर दिया, 300 सेकंड लगे। और दूरी हमें ज्ञात करनी है, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात करनी है, दूरी s बराबर हमें ज्ञात करनी है। सूत्र क्या लगेगा, यानी दूरी बराबर चाल का समय। तो यहां पर दूरी तो दे रहे हैं s और चाल इसके यानी v और समय इसका होता है t। समय को t में s बराबर vt, v गुणा t कर दो, vt कर दो। तो s बराबर यानी दूरी बराबर और v वेग कितना है, प्रकाश की चाल या वेग कितना है 3 × 10⁸ और समय कितना लगा 300। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ये इस तरह से आएगा s बराबर ये 300, 3 किया 9, 900 गुणा 10⁸ ये इतना आ गया मीटर। इसको दूरी को हम मीटर में दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर इसको घात के रूप में और देखिए इसको घात बनाए तो 9 और गुणा 10⁸, 2 घात इसकी बन जाएंगी 11 मीटर। ये इसकी दूरी आ जाएगी, यानी इतनी दूरी है स्टेशन की पृथ्वी से। जो दूरी है वो 9 गुणा 10⁸ 11 मीटर है।